हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो बेटा हमारा चैप्टर 5 जो पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। बुक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आपको हम लिखा चुके हैं और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं और हमारा नया चैप्टर है बेटा पाठ 6 और 6वां पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और उन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक किस प्रकार से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ 6 है ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का 3 मार्क्स का आता है। 3 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से आपको आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट 6 आज चल रहा है, जिसका पहला वीडियो आपको हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए पदार्थों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की अवस्थाओं में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, और जो वो परिवर्तन आता है वो कितने प्रकार से आता है। तो देखो, पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें होने वाले परिवर्तनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। पदार्थों की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों परिवर्तनों को परिभाषित करते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं और ये चेक करते हैं कि इन दोनों प्रकार के जो परिवर्तन हैं इनमें क्या अंतर हो सकता है। तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे बेटा, और आप लोगों को पता है कि इस टॉपिक को शायद आप 9वीं क्लास में भी स्टडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये टॉपिक बड़े ध्यान से समझना है। अगर इसको ध्यान से समझते जाओगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही परिभाषा देखते हैं। पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्थाएं तो बदल जाती हैं। पदार्थ के भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, लेकिन उनके रासायनिक संगठन और सूत्र में कोई अंतर नहीं आता है और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है, और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पहली अवस्था में लौट भी आता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो नोट करता हूँ मैं इसको, थोड़ी सी लंबी परिभाषा हैगी ना। पदार्थों की अवस्था में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण व अवस्था पदार्थ के भौतिक गुण लिख दूँ मैं, भौतिक गुण व अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन पदार्थ के रासायनिक संगठन, पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होता है
में, रासायनिक संगठन का मतलब होता है सूत्र, कोई अंतर नहीं आता है, न ही कोई नया पदार्थ बनता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। इसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। जैसे कांच का टूटना, सोने का पिघलना, फलों से सलाद बनाना, और भी कोई एग्जाम्पल अगर आपके ध्यान में हो तो बताओ। देखो, लोहे से चुम्बक बनाना, और कपूर व नौसादर का ऊर्ध्वपातन, आदि। इतने एक उदाहरण कर लेने, काफ़ी उदाहरण हो गए। तो बेटा चलो एक उदाहरण लग दें। जल का बाष्प व बर्फ में बदलना, ठीक है ना, या आदि या पीछे लगा दीजिए। तो देखो, परिभाषा पढ़ो और परिभाषा पढ़ के जो उदाहरण हमने लिखे हैं बिन्ने सेट करके देखे, भौतिक गुण और अवस्था तो बदल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? रासायनिक संगठन यानी कि सूत्र में कोई अंतर नहीं आएगा, ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा। यानी कि पदार्थ के अंदर अगर कोई क्रिया हो जाएगी, अगर उसको तोड़ फोड़ कर देंगे तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। परिवर्तन का कारण अगर आप हटाते हो, जिस कारण से पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो रहा है ना, उस कारण को हटा दो तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ जाता है। अब इसमें से एक एक उदाहरण को लीजिए और चेक करिए। कांच का टूटना, कांच जो होता है वो आप अपने हाथ में कांच को ले लीजिए और कांच को हाथ में लेकर छोड़ दो फर्श पे, तो टूट जाएगा। अब जब वो कांच टूट जाएगा तो टूटने के बाद क्या वो पत्थर बन जाएगा? नहीं बन सकता ना, वो कांच के ही तो टुकड़े होंगे, कांच के ही तो टुकड़े होंगे। तो कांच, शीशा, इसका प्रतीक पीबी होता है, शीशे का प्रतीक पीबी होता है ना, प्लम्बस। अब ये पीबी अगर आपके हाथ में सिंबल है तो नीचे फर्श पे टूट के जो आगे टुकड़ा टुकड़ा फैल गए, बीबी तो पीबी हैं, तो उसका सूत्र तो नहीं बदला ना, और उसका संगठन और सूत्र नहीं बदला है। कोई नया पदार्थ बन गया है, कांच टूटने पर क्या वो पत्थर या लोहा बन गया? नहीं बना। और परिवर्तन का कारण हटाते हैं, परिवर्तन का कारण का मतलब बाकी 2-3 टुकड़ा हुए बिन्ने जोड़ दें तो हमारा वही कांच बन गो।
समझ में आ रही है ना बात। सोने का पिघलना, आप सोना ठोस अवस्था में होता है कि नहीं होता है? ठोस अवस्था में ये सोने को जब आप पिघलाओगे, सुनार के पास आपने देखा होगा, जब सोने को आप पिघलाओगे तो वो उसको द्रव अवस्था में लाता है, तो भौतिक अवस्था बदल गई कि ना बदली? द्रव अवस्था में जब वो आ जाएगा तो द्रव अवस्था में आने के बाद क्या वो सोना चांदी बन जाएगा? सोना ही तो रहेगा। फिर उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे तो वो फिर से ठोस बनकर सोना ही बन जाएगा। कुछ बदला? नहीं बदला। चलो इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। फलों से आप सलाद बनाते हो, सेब, संतरा, अनार, केला वगैरह सब कुछ काट के, जैसे शादी ब्याह के बफर सिस्टम में आपने फल देखे होंगे परात में भरे। जब फलों को आप काट देते हो, जैसे केला को हमने काट दिया तो क्या वो सेब बन गया? उसके गुणों के अंदर कोई परिवर्तन आया? और सवरे से केला के टुकड़ा ने जोड़ के रख दें तो वो केला ही नहीं बनेगी। तो ये सब कहाँ है? भौतिक परिवर्तन। अब देखो, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे जल, हमने जल लिया। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है ना। और इसका जो अणुभार होता है, जल का अणुभार, अणुभार कितना होता है बेटा? 18 यूनिट। जल कौन सी अवस्था है बताओ? द्रव अवस्था। समझ में आ रही है ना बात। अब इस जल को मैं गर्म करता हूँ। जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जल की क्या बन जाएगी? वाष्प। वाष्प बनेगी ना। जब जल की वाष्प बनेगी तो वो जो वाष्प बनी है उसमें सूत्र क्या है वाष्प का? पानी की तो वाष्प बनी है। इसका अणुभार भी कितना ही रहेगा? 18 यूनिट। लेकिन अवस्था कौन सी आ गई? गैस। अब इस वाष्प का हम संघनन करते हैं। संघनन कर दो या ठंडा कर दो। जैसे भगोनी ली आपने, भगोनी में पानी को गर्म करे हो तो भाप बन के उठ रहा है, और भगोनी को प्लेट से ढक दिया है। ढक दिया तो वो संघनन होगा उसका, ठंडी होगी वाष्प। ठंडी होगी तो वो भाप जो प्लेट से टकरावेगी वो काई के रूप में जमाई जाएगी प्लेट के नीचे, बूंदन के रूप में। तो ठंडी होकर काई में बदल जाएगी, जल में। सूत्र का बनेगा, भार क्या होगा? अवस्था कौन सी आ गई? समझ में आ रही कि बात ना आ रही? अब इसके बाद इस जल को मैंने कहाँ रख दिया? फ्रिज में रख दिया बेटा। कहाँ पे रख दिया? फ्रिज में रख दिया। जल को जब फ्रिज में रख दिया तो ये ठंडी हो गई, और ठंडा होकर क्या किस में बदल गया? बर्फ में। अब अगर बर्फ का सूत्र पूछें तो क्या लिखोगे आप? पानी की तो बनी है बर्फ, अणुभार, लेकिन अवस्था कौन सी आ गई? ठोस। अब या बर्फ मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली, बर्फ को निकाल दो बाहर, फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो बर्फ कहीं बदल जाएगी तुरंत ही, जल में। सूत्र का होगो, अणुभार का होगो, अवस्था कौन सी है? देख लो, चेक कर लो। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटे कि ना लौटे, या चीज़ें चेक कर रहे हैं हम। पानी को गर्म किया है, भाप बन गया। अगर मैं गर्म करना बंद कर दूं तो ये भाप किस में बदल जाएगी? जल में। तो मेरे पास परिवर्तन का कारण क्या था? गर्म करना। तो कारण को हटा दिया, तुरंत भाप किस में आ गई? जल में। अब इस जल को हमने फ्रिज में रखा तो परिवर्तन का कारण क्या हो गया? फ्रिज। और फ्रिज को अगर हटा दें, जो जल को बर्फ में बदलने वाला फ्रिज है उसको अगर हटा दें तो बर्फ बाहर धरेंगे तो कहीं बदल जाएगी? जल में। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से अगर परिवर्तन का कारण हम हटा देते तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटता है। तो इसको बोलते बेटा हम भौतिक परिवर्तन। तो लिखो इसको, भौतिक परिवर्तन को। अब चलो बात करते हैं किसकी? रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। चलो, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ
उसके गुण तथा अवस्था, पदार्थ के गुण और अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं। नया पदार्थ बनता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता है। इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलोगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन। तो परिभाषा चेक करो, उससे अलग परिभाषा है। बाम में तो केवल गुण और अवस्था ही बदल रहे, लेकिन यहाँ में गुण और अवस्था के संग संग कौन बदल गो? रासायनिक संगठन बदल गो, यानी कि सूत्र बदल गो, और नया पदार्थ का भी निर्माण हो गया। और कारण हटाओगे तो पदार्थ वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटेगा। तो इसके लिए उदाहरण चेक करते हैं। जैसे लकड़ी व कोयले का जलना, ठीक है। दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना और बनी हुई खाद्य सामग्री का खराब होना। लोहे पर जंग लगना, बनी हुई सब्जी का खराब होना आदि। और भी इस तरह के उदाहरण आपको लगें, क्योंकि ये अपने काम में आने वाले उदाहरण ही हैं और जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो ऐसे और भी आपको उदाहरण ऐसे लगें कि भाई पदार्थ अपनी पहली अवस्था में नहीं लौटेगा, तो वो सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब देखो, इसमें बात करते हैं बेटा हम कि अगर हम कोयले को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में राख बचती है। तो क्या उस राख से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा से तुम लकड़ियाँ बना सकेंगा? नहीं बन सकती। अगर दूध को आपने जमा दिया और दही बन गया, तो क्या दही से दोबारा से दूध प्राप्त कर लोगे? क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर लोहे पर एक बार जंग लग चुकी है, तो क्या उस लोहे को आप बिना जंग का बना सकते हो? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें पदार्थ अपनी वापस पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोयले का दहन, कोयले के दहन की अभिक्रिया लिख रहा हूँ। कोयले को मानते हैं हम कार्बन का रूप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी, CO2 गैस और ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है ना।
इसी प्रकार से दूध से दही बनाओगे तो वो वापस नहीं बनेगा, लोहे पर जंग लगेगी, तो जंग लगने के बाद लोहा ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हो गए? रासायनिक परिवर्तन के हो गए। किसके उदाहरण हो गए? रासायनिक परिवर्तन के हो गए। अब आपने देखा है दोनों की जो परिभाषाएं देखी हैं, इन दोनों की परिभाषाओं के आधार पर आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर निकाल के देखो। ये अंतर हमको याद रखने, ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो देखो अंतर निकालते हैं दोनों की परिभाषाओं से। अंतर लिखना स्टार्ट करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? तो देखो, चलो मैं अंतर की हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ, अंतर भौतिक परिवर्तन, और टेबल बना देते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दोनों के अंतर लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बताओ क्या अंतर लिख सकते हो? नंबर 1 बताएंगे, पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे गंध, भौतिक गुण जैसे गंध, अवस्था, रंग, अवस्था, रंग आदि बदल जाते हैं। रंग गंध बदल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदलेंगे कि ना बदलेंगे? नंबर 2, पदार्थ के संगठन व भार नहीं बदलते हैं। ना बदले ना पानी के, इसके अंदर क्या होगा? कोयले को जलाया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, तो संगठन भी बदला, सूत्र भी बदला। इसमें संगठन व भार बदल जाते हैं। संगठन और भार दोनों बदल जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या हो सकता है? नया पदार्थ बनेगा कि इसमें नहीं बनता है। इसके अंदर नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। चौथा अंतर क्या लिखोगे? परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। लौट आवेगो ना, जबकि इसमें पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं लौटता है। ठीक है, और लिख सकते हैं यह अस्थायी व उत्क्रमणीय परिवर्तन है।
अस्थाई होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और यह है स्थाई व अनुत्क्रमणीय। अस्थाई व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलो 5 अंतर बहुत होते हैं, ये 5 अंतर आपने यहाँ पर नोट किए हैं। पांचों अंतरन ने जो नोट किए हमने, ये सब के सब अंतर हमने कहाँ से लिए हैं बेटा? जो अभी आपको परिभाषा के अंदर समझाए थे, जो दोनों की परिभाषा और उदाहरण है उन दोनों के अंदर आपको समझाए थे। तो देखो ये 5वां जो अंतर हमने लिखा है अस्थाई और उत्क्रमणीय। अस्थाई तो इसलिए होता है ये कि जैसे ही तुम सोने को पिघला दोगे, जब तक उसको तापमान दोगे जब तक तो वो द्रव अवस्था में रहेगा, थोड़ा सा उसको बाहर रख देंगे तो वो ठंडा होकर तुरंत सोने में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो वो स्थायी अवस्था में नहीं रख सकता। जैसे बर्फ़ ठोस अवस्था में बाहर निकाल के रख दी, अस्थायी है, तुरंत पानी में बदल जाएगी। और उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया, यानी कि यह गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में आ भी जाएगा, लेकिन ठंडा होने पर तुरंत ही किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। तो ठोस से ये द्रव में बदल सकता है, द्रव से ये गैस में बदल सकता है, और गैस से ये ठोस में भी आ सकता है, और गैस से ये द्रव में भी आ सकता है। यानी कि आगे भी जा सकती है अभिक्रिया और पीछे भी जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम? उत्क्रमणीय परिवर्तन। जबकि इसके अंदर स्थायी परिवर्तन होते हैं। एक बार आपने लकड़ी को जला दिया तो वो जल गई, उसके बाद उसका कोयला या लकड़ी नहीं बन सकती। एक बार दूध को जो आपने जमा दिया और दही में बदल दिया तो दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो ये एक ही दिशा में चलने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो केवल अग्र दिशा में चलती है। आगे की दिशा में अभिक्रियाएं चलेंगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दूसरी दिशा में वापस लौटकर नहीं आ पाती हैं ये अभिक्रिया, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आज आपने पढ़ा है, और इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण आपने लिखे हैं, और इन दोनों के अंदर अंतर भी हमने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है ना? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा आपके लिए रासायनिक समीकरण का। किसका चलेगा? रासायनिक समीकरण का। ठीक है ना? तो देखो बेटा, जैसा कि चैप्टर का नाम, जैसा कि पाठ के नाम में मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको इसके अंदर बहुत सारी पढ़नी है, इसलिए इन अभिक्रियाओं के लिए 9वीं क्लास में आपको लिए कुछ जो मूलक वगैरह लिखाए गए थे उनको एक बार आपसे गौर से देख लें, ध्यान कर लें कि कौन कौन से मूलक का क्या सूत्र होता है, उसकी क्या संयोजकता होती है। ठीक है ना? ताकि आप ठीक प्रकार से अभिक्रियाओं को समझ सकें। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो सकती हैं? पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। छोटी सी परिभाषा याद कर जाओ, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र और प्रतीकों के रूप में जो लिखने का सिस्टम होता है उसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को किस तरह से, किसी भी अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए समझाएंगे। ठीक है?